हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमको एजुकेशन। मैं शिवानी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की। इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारे जो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं कवर करा चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, कि हमारा जो भारत है उसमें जो एग्रीकल्चर है उसमें कितने जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, किस तरह की हमारे यहाँ पर फार्मिंग होती है। तो आज सारी बात करेंगे हम हमारे जो एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड इस वाले लेक्चर में, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले बात करेंगे हम कि जो हमारे जो एग्रीकल्चर है उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं। देखिए, अगर बात करें कि अगर आज भी अगर हम गाँव वाले एरिया में जाते हैं तो वह ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमें कल्टीवेशन में ही लगे हुए दिखाई देंगे, है ना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर ही करते हैं, ठीक है, फार्मिंग वगैरह से ही जुड़े रहते हैं वो लोग। यहाँ तक कि अभी भी अगर आप गांव में जाएंगे तो 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है आपको वो जो एग्रीकल्चर है उसी पे आपको लगी हुई दिखाई देगी। उनके पास और कोई काम नहीं होता करने के लिए। अगर उनके पास कोई लास्ट ऑप्शन बचता है तो वो एग्रीकल्चर ही है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं जो अभी भी टोटली डिपेंडेंट है किस पर, एग्रीकल्चर पर। तो ज़्यादातर जो गाँव के लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, वो अभी भी पूरी तरह से कम्प्लीटली हमारे एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है अपने काम के लिए, ठीक है। तो अगर हम 2019 के हिसाब से देखते हैं तो जो एग्रीकल्चर है उसमें कम से कम 50% जो हमारी इंडियन वर्कफोर्स थी उसका 50% था जो एग्रीकल्चर पे लगा हुआ था। देखिए, हमारे देश में काम को जो एक्टिविटीज़ हैं उनको 3 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है, एक सेकेंडरी एक्टिविटी होती है और एक आपकी टर्शरी, ठीक है, जिसको प्राइमरी सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर भी बोल देते हैं। जो एग्रीकल्चर है हमारा वो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो काम होता है जिसमें हमारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज होती हैं वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। और सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं या प्रोडक्शन सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। जो हमारा टर्शरी सेक्टर होता है वो होता है हमारा सर्विस सेक्टर, जिसमें हमारा एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आती हैं। तो जो ज़्यादा जो अगर हम कहें कि जो इकनॉमी जो हमारी इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, तो वो तो ज़्यादा किस वजह से हो रही है, जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, क्योंकि इनकम वहाँ पर ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जो ज़्यादा जो लोग डिपेंड है तो वो अभी भी हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारे जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है वहाँ पर लोग ज़्यादा डिपेंडेंट है। प्राइमरी सेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर आता है, ठीक है, फिशिंग आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह के जो काम जो बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल पे शुरू होते हैं वो सारे हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग अब इसमें देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो लिटरेट नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो इसीलिए फिर उनके पास लास्ट ऑप्शन एक यही बचता है करने के लिए। तो इसीलिए जो एग्रीकल्चर है उससे लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो 2019 के अकॉर्डिंग जो 50% जो लोग हैं अभी भी हमारी इंडियन जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में ही लगी हुई है। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी देखिए क्या होता है, एक देश पूरे एक साल में जितना भी उत्पादन करता है, जितना भी प्रोडक्शन करता है उसको बोलते हैं जीडीपी, ठीक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम जो हमारा जीडीपी होता है, जो एग्रीकल्चर का जो हमारा जीडीपी निकलता है वो 17 to 18% वो हमारा जीडीपी वो एग्रीकल्चर की वजह से ही बढ़ता है, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्टेड $38 बिलियन वर्थ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन 2019। तो देखिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है ये भी, $38 बिलियन वर्थ, ठीक है। तो ये हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस हुए थे 2019 में, ठीक है। और इसने हमें 7th लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर बना दिया पूरे वर्ल्ड वाइड में। मतलब हम पूरे 7वें नंबर पे थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। एंड द 6th लार्जेस्ट नेट एक्सपोर्टर, ठीक है ना, और 6th नंबर पे थे हम लार्जेस्ट नेट एक्सपोर्टर पे, ठीक है। आगे देखते हैं। अबाउट 2/3 कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन मानसून। तो देखिए हमारे पास जितनी भी जो लैंड है उसमें से जो 2/3 जो हमारी कल्टिवेटेड लैंड होती है, ठीक है, उस पर मतलब जो भी हमारी कल्टिवेटेड लैंड है उसमें जो 2/3 जो पार्ट है जहाँ पर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं वो डिपेंडेंट होती है मानसून पे। अगर बारिश ना हो तो यहाँ पर फिर खेती ही ना हो, ठीक है। तो अभी भी यही है कि जो ये बहुत अच्छा है कि जो हमारी लैंड है, जो हमारी इंडिया की जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है। अगर बाकी देशों को देखते हैं, अगर जापान को देखें तो वो तो पूरा का पूरा बिल्कुल वहाँ पर कोई फर्टिलिटी है ही नहीं सॉइल में, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम पूरी साल खेती कर सकते हैं। बाकी यूएस है, चाइना है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पूरे साल खेती नहीं होती है, कुछ महीने ऐसे आते हैं कि जो खेती के लिए अच्छे होते हैं, फार्मिंग के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन हमारा इंडिया ऐसा है कि जहाँ पर आप पूरा साल खेती कर सकते हो। लेकिन जो ज़्यादा जो डिपेंड होता है हम इरीगेशन के लिए वो मानसून पे डिपेंड होते हैं। तो 2/3 जो हमारा कल्टिवेटेड लैंड है इंडिया का वो डिपेंड होता है मानसून पे, कि बारिश अच्छी आएगी तो कल्टिवेशन अच्छी होगी। इंडिया रैंक फर्स्ट ग्लोबली विद हाईएस्ट नेट क्रॉप्ड एरिया फॉलोड बाय द यूएस एंड द चाइना। देखिए इंडिया ग्लोबली फर्स्ट पोजीशन पे आता है अगर हम बात करें हाईएस्ट नेट क्रॉप्ड एरिया की। अभी हम जानेंगे कि ये नेट क्रॉप्ड एरिया क्या होता है। तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है, यूएस और चाइना के बाद, ठीक है।
ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है, उसके बाद फिर यूएस और चाइना। ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो हमारा जो नेट क्रॉप्ड एरिया है वो क्या होता है। ठीक है ना। तो आप करके मैं आपको जो लैंड के जो कौन से किस लैंड पे हम जो फार्मिंग है वो करते हैं, ठीक है ना, किस लैंड पे फार्मिंग हम कर सकते हैं, आगे चांस बन सकते हैं, तो वो सब हम जितनी भी जो टर्म्स होती है इंपॉर्टेंट वो सारी मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है। तो इतना याद रखना है कि नेट क्रॉप्ड एरिया के मामले में जो इंडिया है वो ग्लोबली फर्स्ट नंबर पर है, और उसके बाद फिर आपका यूएस और चाइना। इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो एग्रीकल्चरल लैंड आप सबको पता है, ठीक है ना, जिसपे हम एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं। नेट क्रॉप्ड एरिया प्लस फेलो लैंड को बोलते हैं कल्टीवेटेड एरिया। ठीक है। ये जो आपका नेट क्रॉप्ड एरिया ये होता है कि जहाँ पर क्या है कि मतलब जहाँ पर आप खेती कर रहे हो, ठीक है ना, फिलहाल जो आपने वहाँ पर कुछ फसल वगैरह उगा रखी है वो। ठीक है। फैलो लैंड क्या होता है, जो आपका अभी कल्टीवेशन नहीं है, आपने उसे कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जिससे कि जो उसकी फर्टिलिटी है वो इंप्रूव हो सके। ठीक है। तो दोनों एरिया को मिला के बोलते हैं कल्टीवेटेड एरिया, क्योंकि एक पे तो कल्टीवेशन चल रही है, जो नेट क्रॉप्ड एरिया उस पर तो कल्टीवेशन चल ही रही है। ठीक है। और साथ में फैलो लैंड जो हमारी अभी हम आगे उस पर खेती कर सकते हैं। ठीक है। अभी बस फिलहाल कुछ टाइम के लिए उसे रीस्टोर करने के लिए छोड़ रखा है। तो इन दोनों को मिला के बनता है हमारा कल्टीवेटेड एरिया। ठीक है। इन दोनों को मिला के बनता है कल्टीवेटेड एरिया, नेट क्रॉप्ड और फैलो लैंड। ठीक है। नेट क्रॉप्ड एरिया क्या है, जहां फिलहाल आपने अभी कुछ लगाया हुआ है, ठीक है ना, जिसपे आप कुछ ग्रो कर रहे हो, ठीक है, आपने कुछ बो चुके हो उस पर, तो वो होता है आपका नेट क्रॉप्ड एरिया। ठीक है। जो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है। फैलो लैंड मैंने आपको बता ही दिया, लैंड लेफ्ट आउट ऑफ द कल्टीवेशन, जिस पर आपने अभी कोई कल्टीवेशन नहीं की हुई है, कुछ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने उसको रीस्टोर करने के लिए उसकी फर्टिलिटी को उसको खाली छोड़ा हुआ है। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो सारे टर्म्स हैं ये आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले नेट क्रॉप्ड एरिया प्लस फैलो लैंड आपका कल्टीवेटेड एरिया होता है। नेट क्रॉप्ड एरिया जहाँ पर आपने कुछ भी लगाया हुआ है अभी रिसेंटली। फैलो लैंड जो आपने अभी खाली छोड़ी है कुछ टाइम के लिए, जिससे कि आपकी जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर अच्छे से वापस से वो जो लैंड है वो और फर्टाइल हो जाए। ठीक है। अपने आप को पूरी तरह से रिस्टोर कर ले। देखिए कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है, कमर्शियल का एग्रीकल्चर का मतलब है एक तरह से बिजनेस के लिए जो काम किया जाए, कैश क्रॉप, इनको ना कैश क्रॉप से बोलते हैं। जो कमर्शियल एग्रीकल्चर के हम अंदर हम जितनी भी जो फसल वगैरह जो भी लगाते हैं उनको हम कैश क्रॉप भी बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो क्रॉप्स है ये लगाई इसलिए जाती है कि इनको बेचा जाए। ठीक है। इनसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाए जो एक हाई लेवल पर बिके। ठीक है ना, मार्केटिंग के लिए ये कहेंगे हम। फार्मर ग्रोज विद द क्रॉप विद द एम ऑफ सेलिंग इट इन द मार्केट। तो जो फार्मर है वो इस क्रॉप को लगाते ही इसलिए है कि वो इसको आगे चल के मार्केट में अच्छे दामों में बेच सके फॉर मॉनेटरी पर्पस। ठीक है ना, वही पैसे के लिए। ठीक है। कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, टोबैको हो गया, ऑयल सीड्स हो गए। देखिए गन्ना है, एक दो खा लिए ठीक है, वो तो अलग बात है, लेकिन इसलिए कोई ना लगाता है शुगर केन की बैठ के बस उन्हें खाते रहे, उनका जूस पीते रहे, नहीं, जिससे कि आगे क्या करें, वो जो शुगर केन वगैरह से हम क्या बनाए, चीनी वगैरह बनाए या कुछ और प्रोडक्ट बनाए। ठीक है। जिनकी मार्केट में ज़्यादा वैल्यू है। कॉटन का भी वही है, कॉटन को इसलिए तो है नहीं है बस कॉटन निकलवा लिए और उसके वो रजाई गद्दे बनवा लिए, ऐसा तो नहीं है ना, बल्कि आगे चल के उसके फैब्रिक में कन्वर्ट करें और उससे फिर क्या होता है, कॉटन के फैब्रिक कितने ज़्यादा लोगों को मार्केट में पसंद आते हैं। ठीक है। तो सेम टोबैको, ऑयल शीट, तो ये सारे वही होते हैं जिनके बदले आपको बहुत अच्छा कैश मिल जाता है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप बोलते हैं। अब बात करते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। देखिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है, बहुत बड़े एरिया में लार्ज स्केल पे कोई एक ही तरह की क्रॉप लगाई जाती है। ठीक है। ये भी आपकी कमर्शियल फार्मिंग टाइप ही है। ठीक है ना, ये भी कमर्शियल पर्पस के लिए की जाती है, मॉनेटरी पर्पस के लिए आपके लिए, और एक बहुत ही बड़े एरिया पे एक सिंगल क्रॉप को ही लगाया जाता है। ठीक है। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टेड इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो जितना भी जो इसमें प्रोड्यूस होता है वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, शुगर केन, बनाना, बैम्बू, कोकोनट। ठीक है। तो इन सब की फार्मिंग की जाती है, तो उसको बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप, मतलब क्रॉप के लिए हम कहेंगे जो प्लांटेशन क्रॉप है उसमें ये जितने भी जो मैंने अभी आपको नाम लिए क्रॉप्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो सब कमर्शियल फार्मिंग के अंदर ही आते हैं ये, और इनको डायरेक्टली कहाँ भेजा जाता है, फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भेजा जाता है एज अ रॉ मटेरियल, और फिर आगे चल के इनके वो लोग क्या बनाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट बना देते हैं। अब बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग की। देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग को मल्टीपल क्रॉपिंग भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, जब आप दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ लगा देते हो सेम फील्ड पर, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। नाम से पता चल रहा है मिक्स्ड क्रॉपिंग के कि मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। ठीक है ना, कुछ मिक्स हो रहा है। ठीक है। तो मिक्स कब होगा, जब दो तीन चीज़ें आपस में मिलेंगी। तो यहाँ पर यही है, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को एक साथ लगा दिया जाता है एक ही फील्ड में, उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड क्रॉपिंग। एक होता है आपका कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स प्लस रियरिंग ऑफ एनिमल। ठीक है ना, क्रॉप्स की कल्टीवेशन भी चल रही है और साथ में वहाँ पर जो जानवर है उनको भी पाल रखा है। ठीक है। तो ये आपका मिक्स होता है, तो इस तरह से भी फार्मिंग की जाती है।
अब बात करते हैं हम टेरेस फार्मिंग की। नाम आपने बहुत सुना होगा इसका कि टेरेस फार्मिंग कैसी होती है, जैसे आपको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आपको पता है, जो माउंटेन रीजन होता है कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्लोपी होता है, ठीक है ना, एकदम स्लोप जैसा होता है सब कुछ इस तरह से। तो यहाँ से सॉइल इरोजन बहुत होता है, ठीक है, बारिश हुई, ठीक है, या ऊपर से कोई पानी आ रहा है बारिश का, तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को ले आता है। तो इस तरह से तो हम इस पर एग्रीकल्चर कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, ये जो माउंटेनियस रीजन होता है इसमें ना ऐसे स्टेप्स बना देते हैं। ये दिख रहे हैं ना आपको, ये स्टेप्स दिख रहे हैं, ठीक है, सीढ़ियों जैसे ये दिख रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो हम यहाँ पर आराम से खेती भी हो जाती है और जो पानी है उसका इतना लॉस भी नहीं होता है और ना आपका ज़्यादा सॉइल इरोजन हो पाता है यहाँ पर। तो इस तरह से स्टेप्स बना दिए जाते हैं माउंटेन्स को काट के और फिर उस पर फार्मिंग की जाती है। तो इससे आपका एक तो सॉइल इरोजन नहीं होता है बिल्कुल भी, और जब रेन होती है तो ज़्यादा जो हम कहते हैं ना, जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो वॉश हो जाते हैं, ठीक है। तो इन स्टेप्स की वजह से वो भी ज़्यादा क्या होता है, वो ज़्यादा उसमें वॉशिंग नहीं होती है, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऐसे ही वहाँ पर मतलब उसमें सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, वो ज़्यादा वहाँ से मतलब उनको जो पानी वगैरह है वो ज़्यादा अपने साथ कैरी करके आगे तक नहीं ले जा पाता है। क्योंकि अगर ये बिल्कुल प्लेन होता तो उसके लिए ईजी होता, वो बिल्कुल सीधा आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेप्स हैं, तो वो ठीक है एक स्टेप से दूसरी स्टेप पर जरूर गिर जाएगा, लेकिन कितना गिरेगा आगे तक, कहीं ना कहीं तो उसे रोकने के लिए बहुत सारे हमने यहाँ पर स्टेप्स बना दिए हैं। तो वो इतने आगे उसको जो न्यूट्रिएंट्स है वो उनको बहा के आगे तक लेके नहीं जाता, और इस वजह से जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को बिल्कुल ऐसे ही बनाए रखती है, वो अपनी जो फर्टिलिटी है उसको लूज़ नहीं करती। अब जानते हैं कि एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है। तो फार्मर ट्राइज टू गेट द ग्रेटर आउटपुट बाय ब्रिंगिंग मोर एंड मोर न्यू लैंड एरियाज अंडर कल्टीवेशन। तो देखिए हर फार्मर ये चाहता है कि ग्रेटर आउटपुट मिले। और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है कि फार्मर लैंड तो बहुत सारे जोड़ लेता है, लेकिन उसके बाद भी जो आउटपुट है वो उसको उस लेवल तक का नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, इसमें लैंड तो ज़्यादा होती है लेकिन आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। एग्रीकल्चर एट लार्ज फार्म विद एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ मशीनरी। यहाँ क्या होता है, लार्ज फार्म होते हैं, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ मशीनरी होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका एरिया है, जो आपकी ईल्ड है, ठीक है ना, जो भी आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो तो कम होता है और लेबर हाई होती है, ठीक है ना। और इसमें ज़्यादा जो मशीनरी है उसका यूज़ भी नहीं होता है। लोअर क्रॉप इल्ड पर क्यूबिक यूनिट लैंड एरिया, ठीक है। तो इतना ज़्यादा जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। एक्सटेंसिव फार्मिंग और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम दैट यूजेज स्मॉल इनपुट ऑफ लेबर, फर्टिलाइजर एंड कैपिटल रिलेटेड टू द लैंड एरिया बिंग फार्म, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जो एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है वो ज़्यादा नहीं आ पाता है, हम ये कहेंगे, जो यहाँ पर बात की गई है। बाकी सब चीज़ें क्या होती है, लेबर बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, ठीक है, और इतना प्रोड्यूस होता नहीं है। तो इतना बड़ा लैंड होने के बाद भी यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो वही हमारी होती है, इसमें हमारा एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में वही होता है, ठीक है। तो अगर बात करें हम तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में बस ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ना तो कैपिटल बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, लैंड के अलावा कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ना फर्टिलाइज़र कोई बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं अच्छे यूज़ किए जाते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किए जा रहे हैं, ना कोई कैपिटल लगाई जाती है, ठीक है। मतलब जिस हिसाब से एक लैंड एरिया को वहाँ पर फ्रेम किया गया है कि पूरा का पूरा कि वहाँ पर हमें फार्मिंग करनी है, उस हिसाब से वहाँ पर चीज़ें जो होती हैं वो उतनी हद तक मतलब हम कह सकते हैं एक बेटर वे में नहीं लगाई जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर की। इसमें क्या होता है, जो लैंड होल्डिंग होती है वो स्मॉल होती है, ठीक है, विच इज इंटेंसिवली यूज बाय मीन ऑफ लेबर प्रोवाइडेड बाय द फैमिली मेंबर। होता क्या है फिर, जब लैंड छोटी है तो उसमें जो फैमिली मेंबर होते हैं वही लग जाते हैं लेबर के तौर पे, ठीक है। जो एरिया होता है वो जो मतलब इतना हाई नहीं होता है, लेकिन जो लेबर होती है वो लो होती है, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए लेबर के हिसाब से देखा जाए, है ना, तो वो एरिया उनके हिसाब से बड़ा होता है। पहले हमने एक्सटेंसिव में क्या पढ़ा कि लैंड बड़ी थी लेकिन लेबर उससे भी ज़्यादा लगा दी, तो फायदा ही क्या होगा, है ना भाई, उतना तो आप लेबर को ही दे दोगे, उसमें खर्च हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लेबर के हिसाब से एरिया बड़ा होता है। हाई यूज़ ऑफ इनपुट सच एज कैपिटल एंड लेबर। लेकिन साथ में जो कैपिटल होती है उसको अच्छी खासी जो कैपिटल लगाई जाती है उसमें, ठीक है, खर्चा किया जाता है उसमें, ऐसे ही नहीं है। और फिर वो वही है, अच्छा फर्टिलाइजर यूज़ करोगे आप, ठीक है ना, लेबर को भी आप सही पैसे दे रहे हो, अगर आप थोड़ी बहुत भी लगाई लेकिन उनको सही अमाउंट दे रहे हो तो क्या होगा, वो अच्छा काम करेंगी, ठीक है। तो आपकी जो यहाँ पर ईल्ड है, ठीक है, जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर उस लैंड के हिसाब से एक छोटे से पार्ट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो स्मॉल पार्ट में किया जाता है, और एक्सटेंसिव जो बड़े पार्ट पे किया जा रहा है। अब बात करते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की। तो देखिए फार्मिंग इन विच द मेन प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड बाय द फार्मर हाउस होल्ड। तो इस पे जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, देखिए सब्सिडेंस का मतलब होता है कि फार्मर सिर्फ उतनी ही फार्मिंग कर पाता है जितनी उसकी फैमिली को ज़रूरत होती है, ठीक है ना, बस अपने एक हाउस होल्ड तक ही जो जितनी भी उसकी फैमिली की नेसेसिटीज़ होती हैं बस वो उन्हीं को कंप्लीट कर पाए, उतनी ही में वो फार्मिंग कर पाता है, उतना ही वो प्रोडक्शन कर पाता है कि जितना प्रोड्यूस किया बस वो उसने अपने ही घर में उतना बैठ के खा लिया, ठीक है। कोई सरप्लस नहीं होता है कि वो उससे ट्रेड कर सके कि इतना पैदा हो गया कि आगे उसको ट्रेड के लिए वो उसे यूज़ कर सके, तो ऐसा नहीं होता है, बस उतना ही होता है जितना उसकी फैमिली के लिए ज़रूरी होता है। फॉर लिवलीहुड स्मॉल लैंड एरिया एंड अ ग्रेटर नंबर ऑफ
लेबर्स, ठीक है ना। तो लिवलीहुड के लिए बस वो अपना जो रोजगार, अपनी जो रोज़मर्रा की जो उसकी लाइफ होती है उसी के लिए होता है, क्योंकि ना तो उतना ज़्यादा उसके पास लैंड होता है, बहुत ही स्मॉल लैंड एरिया होता है, और उस पर जो खाने कमाने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं उस लैंड पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की। देखिए, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता था। व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज द फार्मर शिफ्ट टू अ न्यू लैंड। देखिए, जब किसी भी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होने लगती है, अपनी वैल्यू खोने लगती है, वो तो जो फार्मर है वो किसी दूसरी लैंड पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ की जो लैंड की फर्टिलिटी है वो अच्छी है, ठीक है। और जाने से पहले वो क्या करता है, फार्मर क्लियर्स द लैंड एंड प्रोड्यूस अ सीरियल एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। जब वो दूसरी जगह पे जाएगा तो क्या करेगा, वहाँ का सबसे पहले लैंड को क्लियर करेगा, सीरियल्स उगाएगा, ठीक है, और उन जो फूड क्रॉप्स अब आती हैं अपनी फैमिली को उससे सस्टेन करेगा, ठीक है। और अपने जाने से पहले वो क्या करता था फिर, उस जो भी वहाँ पर क्रॉप्स वगैरह उगाई हैं, जो बाकी जो बच जाता था, कुछ भी जो वेस्ट होता था, उसको वहाँ पर जला के उस पूरी लैंड को, ठीक है, और फिर वहाँ से दूसरी लैंड पर मूव ऑन कर जाता था। तो ये होता था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अंदर, इसीलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो वहाँ पर इसको झूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे, जैसे हमारा जो असम है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, तो वहाँ पर इसको झूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। मणिपुर में इसको जो पामलू बोलते हैं, ठीक है ना। और बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में इसको दीपा बोलते हैं, और साथ में जो अंडमान निकोबार है वहाँ पर भी इसको दीपा बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसमें जो फार्मर होता है वो क्या करता था, ये ज़्यादातर जो पुराना टाइम था तब ज़्यादा चलता था। ये जो नोमैड्स होते हैं, पेस्टोरलिज्म होता है, वो इस काम को ज़्यादा करते थे, कि क्योंकि उनका तो ये होता है ना कि थोड़े दिन एक जगह रुकते हैं फिर वो कहीं और चले जाते हैं। तो वो किसी भी एरिया में तब तक ही रहते थे उस लैंड पर जब तक उसकी फर्टिलिटी अच्छी है, क्रॉप्स अच्छी हो रही है। जैसे उनको लगता था कि जो फर्टिलिटी अपनी लूज़ करती जा रही है, तो फिर वो किसी दूसरी लैंड पर चले जाते थे, जिससे कि जहाँ पर वो रह रहे थे वो लैंड वापस से रीस्टोर हो सके, अपनी फर्टिलिटी को गेन कर सके। तो ये होता था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में। तो ये एक छोटी सी पिक्चर है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की। तो इस तरह से देखिए वो लोग करते थे, जाने से पहले वहाँ पर इस तरह से वो सब चीज़ों को बर्न कर दिया करते थे। उनको लगता था कि ये बर्न करेंगे ना तो बाद में यही चीज़ एक तरह से मैन्योर की तरह यूज़ होगी, फर्टिलाइजर की तरह वर्क करेगी, ठीक है ना, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन काफ़ी हद तक अब इस चीज़ को रोक दिया गया है, क्योंकि फर्टिलिटी इंप्रूव करने से ज़्यादा ये पॉल्यूशन फैला देती है, ठीक है। तो इसलिए अब इसको रोक दिया गया है। बहुत सारी, बस कुछ ही ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है कि वहाँ पर इस एक्टिविटी को किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो पार्ट्स हमारी कंट्री के वहाँ पर इस तरह का जो अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है वो कम ही देखा जाता है। अब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। देखिए, हॉर्टिकल्चर को बागबानी भी बोलते हैं। जो बागबानी है, ये हॉर्टिकल्चर है, इस पे फ्लावर्स को लगाया जाता है, फ्रूट्स को, वेजिटेबल को, प्लांट्स को, फॉर ऑर्नामेंट एंड फैंसी, ठीक है ना, कि मतलब एक सजाने वाला तरीका होता है ना, ठीक है ना, फैंसी तरीके से, ठीक है, जिसको हम ऑर्नामेंट, मतलब बहुत सारे फ्लावर वगैरह से होते हैं ना जिनको हम घर सजाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जैसे कि कोई कुछ फंक्शन होता है तब उनको यूज़ किया जाता है। तो ये जो हॉर्टिकल्चर है ये बेसिकली इसलिए किया जाता है, जैसे कि पुराने टाइम में जो अकबर था उसको हॉर्टिकल्चर का, मतलब ये बागबानी का बड़ा शौक था, तो उसके टाइम पे इस तरह के जो गार्डन्स वगैरह बहुत होते थे, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर में मेनली आपके जो फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल, जो ऑर्नामेंट और जो फैंसी हम कहें कि उस तरह से ही मतलब उनको लगाया जाता था। कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमने बाकी पढ़ा ना अभी, कि सिर्फ खाने के लिए, ठीक है ना, कि जैसे कि बड़ी बड़ी जो सीरियल्स वगैरह होती हैं उनको तो बेसिकली यही होता है ना कि हमें कुछ प्रोडक्ट बनाने हैं उनके। तो यहाँ पर ये खासकर एक तरह का, ये भी एक तरह से बिजनेस के लिए ही है, वैसे तो कुछ अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फूलों की खेती थोड़ी ज़्यादा होती है। देखिए, फॉडर क्रॉप्स क्या होती है, जो खासकर एनिमल्स के लिए लगाई जाती है। अब एनिमल्स को भी तो कुछ खाने के लिए चाहिए, तो ये क्रॉप्स ऐसी होती है जिनको एनिमल्स खाते हैं, तो उनके फॉडर के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। फॉडर क्रॉप्स आर क्रॉप्स दैट आर कल्टीवेटेड प्रिमली फॉर द एनिमल फीड। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया, एनिमल्स को फीड करने के लिए इस क्रॉप्स को उगाया जाता है, कि जिससे कि जो एनिमल है वो यहाँ पर आके फीड कर सकें। अब हम बात करते हैं क्रॉपिंग सीजन की इंडिया के अंदर। तो जैसे कि आपको पता है कि पूरे साल हमारे भारत तो की जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप पूरे साल यहाँ पर खेती कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीज़न के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ पर समर सीज़न होता है, विंटर सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है। तो सीज़न के अकॉर्डिंग हमने जो क्रॉप्स हैं उनको डिवाइड किया हुआ है, कि ये जो हमारी क्रॉप है ये रेनी सीज़न में लगाई जाएंगी, ये विंटर में लगाई जाएंगी, और ये हमारी समर में लगाई जाएंगी। कि क्रॉप जिस तरह का जो मतलब उन्हें इन्वायरमेंट चाहिए, जो भी उनके अकॉर्डिंग जो फेवरेबल रहता है, हम उसी अकॉर्डिंग उनको उसी सीज़न में लगाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने खुद अपने मन से कहा हुआ है कि नहीं तुम्हें तो समर में लगना है या तुम्हें तो विंटर में लगना है, नहीं, है ना। उनको जैसी ज़रूरत है, कि बहुत सी क्रॉप ऐसी होती है कि वो गर्मी में नहीं हो सकती है ना, उनको जो टेम्परेचर है वो कम चाहिए तो उनको विंटर में लगाया जाता है। बहुत सी ऐसी होती है उनको पानी बहुत चाहिए होता है तो उनको रेनी में लगाया जाता है, इसलिए। तो टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन में हमारे पास एक रबी, एक खरीफ और एक जो जैद है वो है। तो ये तीन हमारे पास क्रॉपिंग सीजन है, जिसमें हमारे ये तीन डिफरेंट तरह की जो हम एग्रीकल्चर है, मतलब जो क्रॉप्स है उनको लगाते हैं। देखिए, जो खरीफ क्रॉप है इसको हम मानसून क्रॉप भी बोलते हैं। इसको लगाया जाता है जब मानसून आने वाला होता है, जून और जुलाई वाले मंथ में इसको लगा देते हैं, ठीक है।
हार्वेस्ट इन सितंबर अक्टूबर, और सितंबर अक्टूबर तक ये पक जाती है तो इसको काट देते हैं, हार्वेस्ट कर देते हैं सितंबर और अक्टूबर में। इसमें बेसिकली आपका राइस होता है, मेज़ होता है, ज्वार होता है, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। तो ये सारी क्रॉप्स आपकी खरीफ क्रॉप्स में आती हैं। तो आपको याद रखना है इनको कब लगाया जाता है। इनको जून और जुलाई वाले महीने में लगाया जाता है, और इनका जो काटने का टाइम होता है, हार्वेस्ट करने का टाइम होता है, वो उनका सितंबर और अक्टूबर में होता है। इनको मानसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम रबी क्रॉप्स की, ठीक है। तो इनको विंटर में लगाया जाता है, अक्टूबर और दिसंबर वाले महीने में इनको लगा देते हैं। हार्वेस्ट करने की बात करें तो समर में इनको हार्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि किसी भी क्रॉप को लगने में कम से कम 2-3 महीने तो लगते ही हैं। तो इसीलिए अप्रैल और जून में ये पक जाती है, इनको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। और रबी क्रॉप्स आपकी कौन सी होती हैं? ये आपकी वीट, बार्ले, पी, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारी क्रॉप होती हैं। जो रेन होती है ड्यूरिंग वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से, जो रेन होती है वो इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है विंटर में ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको याद रखना है रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो आपकी विंटर में होती हैं, ठीक है। तो विंटर से आपको याद रहेगा फिर कौन से मंथ में होनी है ये क्रॉप, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो रबी क्रॉप्स हैं वो आपकी विंटर में होनी है। देखिए ज़ैद क्रॉप कौन सी होती है? ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन होता है बीच में, रबी और खारिफ के बीच में। रबी और खारिफ के बीच में जो टाइम बचता है वो हमारा जो ज़ैद क्रॉप्स होती है उनके लिए बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। बेसिकली ये आपका मार्च से जून तक जाता है। इसमें आपके वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, ठीक है ना, इस तरह की जो क्रॉप्स होती हैं उनको लगाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है रबी और खरीफ के बीच का जो भी टाइम बचता है, मई और जून, सॉरी मार्च से लेकर जून तक, बीच में आपका मई पड़ जाता है, तो उसमें आपकी इन क्रॉप्स को लगाया जाता है। तो ये हमारे सीज़न के अकॉर्डिंग हमने जो क्रॉप्स है उनको क्लासीफाई किया कि कौन सी किस मंथ में लगाई जाती है और उसको फिर क्या नाम दिया हुआ है हमने। तो ये हमने देख ही लिए हमारे जो हमारे क्रॉपिंग सीज़न है। पहले है खरीफ क्रॉप, ठीक है ना, जिसमें जो हमारी क्रॉप है उनको प्लांट किया गया है रेनी सीज़न में, ठीक है। और जो रबी क्रॉप्स है उसको हम कब लगाते हैं? विंटर सीज़न में। और जो ज़ैद क्रॉप्स है उसको हम लगाते हैं समर क्रॉप्स में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेनी सीज़न की क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, तो खरीफ क्रॉप बोलेंगे। विंटर सीज़न की जो क्रॉप है उसको रबी बोलेंगे, और जो समर की है उसको ज़ैद क्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। अब हम जानेंगे एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन इन इंडिया के बारे में, जिसमें हमने जो नाम है दिया हुआ है, ठीक है ना, कि जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्शन करते हैं तो उसको हमने बोला है ब्लैक रिवोल्यूशन, ठीक है ना। तो फिश के प्रोडक्शन को बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। लेदर और जो कोको है उसको हम बोलते हैं ब्राउन रेवोल्यूशन। तो बेसिकली इनके कलर से पेट्रोल हमें कैसे मिलता है? थोड़ा ब्लैक फॉर्म में मिलता है, तो इसलिए इसको ब्लैक बोल दिया, ठीक है। फिश को की जो प्रोडक्शन है पानी से मिल रही है तो इसलिए उसे ब्लू रेवोल्यूशन बोल दिया। लेदर का कलर ब्राउन होता है, उसको ब्राउन बोल दिया, ठीक है। जो जूट होता है वो गोल्डन फाइबर जैसे होता है, उसको गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन बोल दिया। कॉटन के प्रोडक्शन को सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये जो टर्म्स है ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि ब्लैक रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है ना, हनी हो गया, फ्रूट प्रोडक्शन हो गया, तो इनको गोल्डन रेवोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। तो इनका कुछ कलर भी ऐसे होता है तो इसलिए इनको गोल्डन रेवोल्यूशन बोल दिया। तो हनी तो आपको याद ही रहना चाहिए। जो एग प्रोडक्शन है उसको सिल्वर रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने सिल्वर रेवोल्यूशन और किस चीज़ के लिए पढ़ा था? वो हमने पढ़ा था कॉटन प्रोडक्शन के लिए, कि वहाँ पर सिल्वर फाइबर प्रोडक्शन था, तो ये आप याद रखना, ठीक है। और सिल्वर रेवोल्यूशन आता है खाली तो एग प्रोडक्शन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन जिसमें हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। ग्रे रेवोल्यूशन जिसमें हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं। रेड रेवोल्यूशन ये आपका मीट और टोमेटो दोनों के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, रेड रेवोल्यूशन, ठीक है। जो येलो रेवोल्यूशन है वो आपका ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए हम क्या बोलते हैं? येलो रेवोल्यूशन बोलते हैं। और डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट के लिए हम वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और पोटैटो के लिए राउंड रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो प्रोडक्शन है उनके लिए हमने जो रेवोल्यूशन है उनको चलाया हुआ है, ठीक है। और उनको अपने इन नाम से जाना जाता है, ठीक है। अबाउट 75% पीपल आर लिविंग इन रूरल एरियाज आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो जो गांव में जो लोग रहते हैं, ठीक है ना, उसमें से गांव में रहने वालों में से, देखो गांव में ऐसा तो है नहीं कि भाई सारे लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, ठीक है ना। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं ना जो पढ़ लिख के फिर भाई आगे निकल जाते हैं, ठीक है, कुछ और जॉब वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कैसे होता है जो एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं, वो अपने एग्रीकल्चर वाले काम में खुश हैं, ठीक है। तो उसमें से जो अगर हम रूरल पॉपुलेशन को देखें, गाँव में रहने वाले लोगों को देखें, तो उनमें से अभी भी 75% लोग ऐसे हैं जो टोटली किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड 43 ऑफ द इंडियन जोग्राफिकल एरिया इज यूज फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और इंडिया का जितना भी जो जोग्राफिकल जो एरिया है उसमें से 43% लैंड एरिया ऐसा है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू प्ले अ मेजर रोल इन इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए आप खुद सोचिए, अगर 75% जो लोग हैं वो अभी भी स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे होंगे वो हमारी इंडिया की इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आज भी जो अगर हमारा देश जो चल रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा तो हमारे किसानों की वजह से चल रहा है। वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं उस खेती में, ठीक है। हालांकि उनको उतना उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पिलर है हमारा फार्मर।
तो जो एग्रीकल्चर है इस तरह से वो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। प्रोवाइड फूड टू मोर देन 1 बिलियन पीपल, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमें फूड मिल रहा है ना, जो 1 बिलियन पीपल है वो हमें यहीं से मिल रहा है, ठीक है। प्रोड्यूस 51 मेजर क्रॉप्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट 1/6 ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग, तो जो हमारी एक्सपोर्ट जितनी भी जो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है उसमें से अगर हम 1/6 देखें तो जो एक्सपोर्ट से जो अर्निंग आ रही है, हम बाहर बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं बाहर के देशों को, तो उसमें से अगर हम कोई 6 यूनिट का फ़ायदा कमा रहे हैं तो 6 यूनिट में से जो 1 यूनिट है वो हमारा एग्रीकल्चर की वजह से है, ठीक है। और हम 51 जो हमारी मेजर क्रॉप्स रहती हैं जो एक बड़े लेवल पे प्रोड्यूस की जाती हैं, जो बाहर एक्सपोर्ट के लिए भी हम उन्हें मतलब भेजते हैं, ठीक है। तो वो ऐसी हमारी जो मेजर क्रॉप है वो हमारी 51 है, बाकी जो छोटी मोटी है वो तो चलती रहती है, लेकिन जो बड़ी क्रॉप्स कहें हम तो उसमें से 51 है। एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो हमारे पास टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है, 328 मिलियन हेक्टेयर्स है, ठीक है। और जहाँ पर हमने कल्टीवेशन की हुई है वो एरिया कितना है हमारे पास, 142 मिलियन हेक्टेयर्स। एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में कौन सा आता है कि जहाँ पर अभी चांसेस हैं कि वहाँ पर हम और क्रॉप्स उगा सकते हैं, ठीक है ना, उस लैंड को भी हम यूज़ कर सकते हैं, और साथ में जो हमारा नेट एरिया शोन है साथ में वो वाला भी, ठीक है। तो दोनों को मिला के हमारा कितना हो जाता है, 198.8 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड। तो हमारे पास इतनी अच्छी खासी लैंड है एग्रीकल्चर करने के लिए, और हालांकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो सब चीज़ें आपस में वहीं के वहीं एकदम से बैलेंस हो जाती हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है ना, तो माइलस्टोन की बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो एक्वायरिंग मोर लैंड एरिया फॉर द कल्टीवेशन पर्पस। तो जैसे कि आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से जो एग्रीकल्चर था उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देखा गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो कल्टीवेशन पर्पस के लिए क्या होगा, लैंड ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर की जाएगी। एक्सपेंडिंग इरीगेशन फैसिलिटीज़, अब जब आप कल्टीवेशन बढ़ा रहे हो, है ना, तो क्या होगा, उसके लिए इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, उन फैसिलिटीज़ को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड एंड एडवांस वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है ना, आपको अच्छी जो वैरायटीज़ हैं सीड्स की उनको यूज़ किया गया, जब जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसको स्टार्ट किया गया। एडवांस तरह की जो वैरायटीज़ ऑफ सीड्स हैं उनको भी यूज़ किया गया। वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया गया, क्योंकि अगर पानी ही नहीं होगी तो चाहे आप कितना भी अच्छा सिलेक्शन कर लो सीड्स का, वो आपका ग्रो ही नहीं कर पाएगा अगर वहाँ पर आपको वाटर मैनेजमेंट ही आपका प्रॉपर नहीं है तो। साथ में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, हम जैसे कि पता है वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे एग्रीकल्चर को ख़राब कर देती हैं। तो इसीलिए बहुत सारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं आपको उनको भी क्या करना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेटर टूल्स एंड टेक्निक एज अ रिजल्ट ऑफ रिसर्च, जितनी अच्छी आप रिसर्च करेंगे, सर्च की जाएगी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, यू विल गेट द बेटर रिजल्ट, ठीक है। तो इसीलिए वो भी बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्शन इंक्रीज 50% फ्रॉम 1967 टू 1971 इन जस्ट 4 ईयर। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इन 4 सालों में कितना इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन में, 50%, ठीक है। जब ग्रीन रिवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था उससे पहले इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हमें हाथ में हमारे नहीं आता था, लेकिन आफ्टर लॉन्चिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन कितना इंक्रीज हुआ है, 50% विद इन 4 ईयर्स, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें थी कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था उस समय ये सारी जो कितनी गाइडलाइंस थी ये सब फॉलो की गई थी। इंडिया इन वर्ल्ड ऑफ एग्रीकल्चर, अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अगर हम बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की, तो जो मिल्क है, कैशूनट है, कोकोनट है, टी है, जिंजर है, ठीक है, टर्मरिक है, ब्लैक पेपर है, तो इसमें जो हमारा इंडिया है वो कौन सी पोजीशन पे आता है, मतलब वो एक अच्छी खासी पोजीशन एक्वायर करता है, और साथ में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होता है मिल्क का वो इंडिया से ही होता है, ठीक है। लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा अगर कैटल पॉपुलेशन की बात करें तो वो इंडिया के पास ही है, ठीक है, 281 मिलियन, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका वीट में, राइस में, क्योंकि पहले नंबर पे कौन है आपका, चाइना है। इन सब चीज़ों में वीट, राइस, शुगर, ग्राउंडनट, पहले नंबर पे आपका चाइना है, आफ्टर देन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया आपका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको, टोबैको में आपका थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। एंड थर्ड लार्जेस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैकेनाइजेशन, ठीक है ना। तो जब अगर हम बात करें जो ये मशीन्स वगैरह की, तो उसमें भी जब इंडिया है, मशीन वगैरह को इम्प्लीमेंट करने पे भी इंडिया है जो थर्ड नंबर पे आपका आ चुका है। इसमें हम बात करेंगे इंडिया के एग्रीकल्चर सिनेरियो की, कि हमारे पास कौन सी तो स्ट्रेंथ है, हमारी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और थ्रीट्स क्या है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेंथ तो ये कहेंगे कि हम बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास, ठीक है, डाइवर्स बहुत है हमारी कंट्री, प्लांट्स के मामले में भी, एनिमल्स के मामले में भी, सब चीज़ों में। हमारे पास लैंड भी अच्छी खासी है ना, हमारे पास खेती वेती करने के लिए हमारे पास लैंड भी अच्छी है, क्लाइमेट भी अच्छा है हमारा। फ्रेगमेंटेटेड लैंड है लेकिन
वीकनेस में बात करें तो फ्रेगमेंटेड लैंड है। फ्रेगमेंटेड लैंड का मतलब होता है कि जो लैंड है वो टूटती जा रही है टुकड़ों में। जैसे कि पहले कोई फादर थे, ठीक है ना, कोई आदमी था, उसके पास अच्छी खासी लैंड थी, अब उसके दो बेटे हो गए, अब उन दोनों बेटों में बांटनी पड़ी वो ज़मीन, उन दोनों बेटों के फिर से उनके दो दो बेटे हो गए, ठीक है ना, अब उसमें वो बांटनी पड़ी लैंड। तो इस तरह से जो लैंड है वो फ्रेगमेंट हो चुकी है। आप एक बड़े लार्ज स्केल पे कोई काम शुरू ही नहीं कर सकते हो। इलिटरेसी ज़्यादा है, ठीक है ना, लोगों को इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर के बारे में अभी भी नॉलेज नहीं है, वो मेहनती बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं ना कि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन कोई उनको अच्छी टेक्निक्स बताने वाला नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनपुट, जो अभी भी गरीब किसान है उनके पास टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ वो सिर्फ मेहनत करते हुए रह जाते हैं, उतना ज़्यादा तो प्रोड्यूस उनका हो ही नहीं पाता है, ठीक है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोई बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है हमारे पास, एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है हमारा, ठीक है ना। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हमारे पास काफ़ी सारी है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। थ्रीट्स की बात करें तो अनसस्टेनेबल रिसोर्स यूज़, ठीक है, हमें हर चीज़ को पूरी तरह से जो रिसोर्स है उसको पूरी तरह से यूज़ करना है और उसका डेवलपमेंट भी देखना है। एक तो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें बात की जाती है ओवरऑल डेवलपमेंट की, लेकिन हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ जो खत्म होती जा रही है हमें उसको भी सही से सस्टेन करना है, उसको भी पूरी तरह से हमें क्या करना है, बचा के रखना है और उसका यूज़ करना है तो सही तरीके से करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक रीजनल जो डेवलपमेंट है वो होना बहुत ज़रूरी है, कि हो सकता है कि एक जगह वो खत्म हो गया, दूसरी जगह वो बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़रूरत भी नहीं है, और दूसरी जगह वो ख़त्म हो गई। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा पूरा तरह से रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। एक एक करके भी सारे पॉइंट हम डिटेल में देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि रिच बायोडाइवर्सिटी है जिसमें हमारे पास 46,000 प्लांट की स्पीशीज़ है, इतनी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट है हमारे पास, और 86,000 स्पीशीज़ है हमारे पास एनिमल्स के जिनको हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, और अभी तो और भी बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी है जिनके बारे में हमें नहीं पता। जो अगर बात करें कि जहाँ पर हम अच्छे से कल्टीवेशन कर सकते हैं तो ऐसी लैंड हमारे पास 428 मिलियन एकर्स है, ठीक है ना। क्लाइमेट हमारा ऐसा रहता है कि हम पूरी साल खेती कर सकते हैं, जबकि अगर हम बात करें यूएसए की, यूरोप की, चाइना की, तो वहाँ फार्मिंग के लिए केवल 5 से 6 महीने ही होते हैं साल में, कि जो फार्मिंग के लिए हम कह सकते हैं फेरेबल होते हैं, ठीक है ना, कि वहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पूरे साल नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा इंडिया है उसका क्लाइमेट ऐसा है कि आप पूरे साल यहाँ पर खेती कर सकते हो। वीकनेस से बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, डिवीजन ऑफ लैंड है जनरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जिस वजह से जो बहुत कम लोअर प्रॉफिट देखा जाता है, क्योंकि जो फार्मर्स हैं उनकी जो लैंड है वो बढ़ती जा रही है। इलिटरेसी है तो इस वजह से जहाँ तक ज़्यादा लीड की वो सॉरी हमें सीड्स की ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है ना। ऊपर से जो मनी लैंडर्स है वो बैठे रहते हैं उन किसानों के सर पे, जो उनको अगर थोड़ा सा भी लोन देते हैं तो फिर वो इतनी हद ख़राब कर देते हैं, मतलब उनकी कि एक टाइम ऐसा आता है कि जो फार्मर्स है उनको ना अपनी लैंड ही देनी पड़ जाती है उनको। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनपुट, ठीक है ना, कि अभी भी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत सी जगह तो अभी जो बुलेट कार्ड्स वगैरह हैं, ठीक है ना, उनका यूज़ होता है, ठीक है ना। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कोई मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कुछ फार्मर्स के पास अभी भी। ट्रीट्स मैंने आपको जैसे बताई दी है कि अनसस्टेनेबल रिसोर्स यूज़ है, ठीक है ना, लैंड गिफ्टेड विद फर्टिलिटी नॉट यूटिलाइज एम्प्लॉयड ड्यू टू द जमींदारी सिस्टम, कि हमारे पास लैंड तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना, कि जो हम फर्टिलिटी के तौर पे हमें लैंड बहुत अच्छी मिली है, लेकिन जमींदारी सिस्टम की वजह से क्या होता है, पूरी तरह से वो जो लैंड है हम उसको यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। अनसस्टेनेबल रीजनल डेवलपमेंट वही है कि रीजन क्लोज टू डेवलप सिटी आर नॉट फोकस्ड फॉर डेवलपमेंट, कि जो जगह हमारी जो क्लोज है, ठीक है ना, डेवलप सिटी के आसपास जो इस तरह की जो लैंड है वो पूरी तरह से फोकस ही नहीं कर पा रहा है डेवलपमेंट पर, ठीक है ना, उसके आसपास का जो एरिया पूरी तरह से फोकस ही नहीं कर पा रहा है कि वहाँ पर अगर आपको एग्रीकल्चर ही करना है तो उसको ही आप अच्छे ढंग से करो, ठीक है, तो एक वो नुकसान है, रीजनल डेवलपमेंट नहीं है। Assisting with farm inputs and weather patterns to market information, global peace, computer are becoming powerful tool. ऐसा कहा गया है कि अगर आज के ज़माने में अगर हम देखें तो चाहे वो एग्रीकल्चर ही क्यों ना है, एग्रीकल्चर को अगर मैं आपसे कहूँ कि एग्रीकल्चर को कैसे अच्छा बनाया जाएगा, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि लैंड अच्छी होनी चाहिए, बीज अच्छा होना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। देखिए ये सब चीज़ें तो हैं ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एक क्रॉप को उगाने के लिए, लेकिन अब उस क्रॉप को हमें बढ़ाना है, आगे पहुँचाना है, उसके प्रोडक्ट बनने चाहिए, लोगों तक पहुँचने चाहिए, जिसने पूरे साल उसमें मेहनत करी है उसको भी तो एक अच्छा अमाउंट मिलना चाहिए, एक्सपोर्ट अच्छा हो, तो उन सब के लिए हमें सब चीज़ों को मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ साथ हमारे कंज्यूमर, एजेंट्स, मार्केट, ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, ये जो टेली कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा हो गया तो आपका जो प्रोड्यूस है वो सही हाथों में पहुंचेगा, ठीक है, आपको एक अच्छा खासा उस पर अमाउंट भी मिलेगा, सर्विसेज भी फिर अच्छी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, आपकी मार्केट भी अरेंज होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस मार्केट पर जाओगे तो वहाँ आपको बहुत सारी चॉइस मिल जाएंगी, ठीक है ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि आप अपनी क्रॉप को किसको दे सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर तक ये जो पूरी जो फैसिलिटीज़ है वो पहुँचनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए फार्मिंग को अच्छा करने के लिए ना केवल सिर्फ हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बल्कि हमें एक टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको बहुत ज़्यादा बेटर करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमारा ये टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क बेटर होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारी फार्मिंग है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा पूरा जो लेक्चर था एग्रीकल्चर के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो लेक्चर है वो पूरी तरह से समझ आया होगा। नहीं आया है, अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस लेक्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। बाकी हम एक नए टॉपिक के साथ इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके साथ नए लेक्चर में मिलेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे टॉपिक्स के लिए। थैंक यू।